Hello students, today we will start another topic, that is anatomy and physiology of respiration. So let's start the lecture. Okay, so in the very first we have introduction part, introduction of respiration. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्पायरेशन क्या है, सांस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, विच मीन्स ऑक्सीजन को इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक तरीके का गैस एक्सचेंज है, एक तरीके का गैस एक्सचेंज है इन दी ह्यूमन या ह्यूमन बॉडी में, जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों होती हैं? ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ही जो होता है वो ब्लड जो होता है वो उसको कैरी करके ले जाता है और हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं उन्हें देता है, और ये टिश्यू उस ऑक्सीजन को लेकर अपना आगे का सर्वाइव करते हैं, अपना आगे का फूड बनाते हैं, या हम कह सकते हैं एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, अगर सेल की ग्रोथ हो रही है, तो ये सब चीज़ें किसकी वज़ह से हो रही हैं? ये हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होती है, उसी की वज़ह से होती है। और ये ऑक्सीजन प्रेज़ेंट कैसे होती है? कैसे हमारी बॉडी में आती है ये? ये आती है हमारे बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? तो एक-एक करके हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन-कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, सेकंड वी हैव फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, ट्रैकिया, 2 ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड 2 लंग्स, ठीक है? आप सभी को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सिस्टम यानी कि सिस्टम से पता चल रहा है कि इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। इट मीन्स इसीलिए हम इसको एक सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम होता है, रेस्पिरेशन को ले जाने में या रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कन्वे करने में इनका काम होता है। तो सबसे पहले हम नोज़ को पढ़ते हैं। तो जो नोज़ है, तो नोज़ हमारी आउटर हम बोल सकते हैं कि आउटर सिचुएटेड रहती है। इसकी पोजीशन जो होती है हमारे फेस पे बीनीथ द 2 आईज़, आईज़ के जस्ट नीचे हम बोल सकते हैं कि प्रेज़ेंट होती है, और ये नेज़ल सेप्टम से डिवाइडेड रहती है। 2 नेयर्स होते हैं, 2 नेयर्स होते हैं इसमें, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी नेज़ल कैविटी के अंदर। नाउ बात करते हैं हम फेरिंक्स की। फेरिंक्स जो होता है वो नोज़ के जस्ट नीचे का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, उसके जस्ट बाद में वोकल कॉर्ड्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। तो फेरिंक्स का जो मेन काम होता है, फेरिंक्स का काम क्या होता है? जो भी एयर को हम ले रहे हैं, उस एयर को वहाँ पर स्टोर करके धीरे-धीरे आगे को पहुँचाना। नाउ लैरिंक्स की अगर हम बात करते हैं, तो लैरिंक्स जो होता है हम उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये वॉइस बॉक्स हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेज़ेंट रहते हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स साउंड को निकालने में हेल्प करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया क्या होता है? ये विंड, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है? तो ट्रैकिया होता है सी रिंग्स से मिलके बना होता है। इसमें सी रिंग्स प्रेज़ेंट होती हैं, और ये हमारी 12 टू 16 रिंग्स होती हैं, जो कि हमारी हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। और ट्रैकिया जो होता है वो हमारे जस्ट, हमने जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस के जस्ट पीछे प्रेज़ेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना या एयर को हमारे लंग्स तक पहुँचाना। नाउ ये ट्रैकिया जो होता है 2 तरीके से आगे डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, और ये ब्रोंकाई क्या करते हैं? ब्रोंक्यूल्स को बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक पेड़ में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज़ होती हैं, तो उन्हीं उन्हीं तरीके से, ब्रांचेज़ की ही तरीके से ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स निकले होते हैं, और इन ब्रोंक्यूल्स में, यानी कि ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। और लंग्स के अंदर क्या प्रेज़ेंट होता है?
लंग्स के अंदर एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं। ये एल्वेओलाई का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का यानी कि गैस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, वो कहाँ होता है? वो हमारे लंग्स में हो रहा होता है। लंग्स के अंदर जो हमारी एल्वेओलाई प्रेजेंट होती है, उसके अंदर हो रहा होता है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, कौन-कौन से ऑर्गन्स किस तरीके से होते हैं, इसकी एनाटॉमी आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से कौन-कौन से ऑर्गन्स क्या-क्या वर्क करते हैं, उनकी एनाटॉमी किस तरीके की होती है। तो चलिए इनको हम अच्छे से समझने के लिए इनका डायग्राम देखते हैं और उस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके का होता है और कौन-कौन से ऑर्गन्स किस-किस तरीके से अपनी जगह पर रहकर फंक्शन करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को अपने स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये जो डायग्राम है वो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। आप इसमें ईज़िली देख सकते हैं कि इसमें सबसे आउटर जो हमारे फेस पे सेंटर में प्रेज़ेंट होती है, वो नोज़ है, ठीक है? नोज़ से जस्ट फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा फेरिंक्स है, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह आगे बन जाता है और फिर आता है हमारा लैरिंक्स जो कि हम जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स जहाँ प्रेज़ेंट होते हैं। देन आता है हमारा ट्रैकिया, देखिए इसमें रिंग्स टाइप की प्रेज़ेंट हैं। ये रिंग्स जो होती हैं सी शेप की रिंग्स होती हैं, मतलब आगे से तो ये कवर रहती हैं और पीछे से ये खुली हुई रहती हैं, ओपन्ड रहती हैं, इसीलिए इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सी शेप का होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है ब्रोंकाइज़ में ये डाइवर्ट हो रहे हैं, देखिए इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, फिर आता है इनका आप देख सकते हैं लंग्स के अंदर ढेर सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ट्री में जैसे ब्रांचेज़ होती हैं, उस तरीके से आप देखिए इसमें ब्रोंक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और इस ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में, जहाँ पे ये खत्म हो रहे हैं, ये एंड में बिल्कुल क्या होते हैं, एल्वेओलाई प्रेज़ेंट होते हैं। बिल्कुल ये देखिए जो इनका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अलग से कि ये किस तरीके से ओवल शेप के जो हैं वो एल्वेओलाई प्रेज़ेंट होते हैं। इसी एल्वेओलाई के अंदर क्या होता है हमारा पूरा जो टोटल हम बोल सकते हैं कि गैस का एक्सचेंज जो होता है वो अल्टीमेट कहाँ होता है? वो हमारे एल्वेओलाई में ही होता है। यही देखिए नीचे एक डायफ़्राम भी हमारा डायफ़्राम प्रेज़ेंट होता है। ये डायफ़्राम का काम क्या होता है? ये हमारे लंग्स को सपोर्ट करके रखता है। ठीक है? तो जो हमारा लंग्स होता है वो 2 तरीके से होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में ये मतलब जो है हमारा डिवाइड रहता है। राइट लंग जो होता है स्लाइटली थोड़ा-सा लार्ज होता है इन कंपैरिज़न टू लेफ्ट में, क्योंकि हमारी लेफ्ट की साइड क्या होती है जो किडनी होती है वो थोड़ा-सा अपर पोज़ीशन पे होती है। इसी वज़ह से लेफ्ट का जो लंग है वो थोड़ा-सा स्लाइटली थोड़ा छोटा होता है इन कंपैरिज़न ऑफ राइट लंग्स के। तो आप इस तरीके से इस पूरी जो आपकी हम बोल सकते हैं कि एनाटॉमी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं इसमें कि नोज़ में आप देख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कॉन्क्लिया है, नेज़ल वेस्टिब्यूल्स हैं, ये सारे हमारे कॉन्क्लिया एंड वेस्टिब्यूल्स जो होते हैं नेज़ल की बोन के नेम्स हैं। देन फेरिंक्स देखिए फेरिंक्स है, लैरिंक्स में आपका एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है जब कभी भी हम खाना खाते हैं, तो ये हमारे विंड पाइप को ढक देता है। ढकने की वजह से जो हम खाना खा रहे होते हैं वो हमारे ईसोफेगस में जाता है, ना कि हमारे ट्रैकिया में जाता है, क्योंकि अगर अगर ये का अगर सपोज़ कीजिए कि एपिग्लॉटिस ना हो, अगर एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया को कवर ना करे, तो ऐसा चांसेस भी हो सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे ईसोफेगस में होते हुए मतलब ईसोफेगस में भी जाए और कहीं-कहीं थोड़ा-सा जो पार्टिकल हैं, थोड़े-थोड़े जो पार्ट हैं हमारे फूड के, वो हमारे ट्रैकिया में भी जा सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो होता है, ये एपिग्लॉटिस वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है और वोकल कॉर्ड्स आप देख सकते हैं जस्ट हमारे लैरिंक्स के नीचे, आप ये देखिए यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रैकिया भी आपको ये देखिए इस तरीके से दिख रही है, ये आपकी सीरिंग्स में होती है और 2 ब्रोंकाई में ये हमारी जो होती है वो डिफरेंशिएट है यहाँ पर और देन इस तरीके से आपका राइट लंग एंड लेफ्ट लंग है। ये पूरी जो है वो आपकी एनाटॉमी है, आपको ईज़िली यहाँ पर समझ आ रही होगी। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने दूसरे जो हमारी स्लाइड है उसपे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू आवर अनदर नेक्स्ट स्लाइड। आपने जो अभी पिछली स्लाइड
देखी थी जिसमें आपने एक डायग्राम को अभी स्टडी किया है। ये डायग्राम जो था आपका उसमें हमने जो पढ़ा वो क्या था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कहाँ-कहाँ पे लोकेट करते हैं। नाउ ये जो नेक्स्ट आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप ईज़िली देख सकते हैं कि किस-किस तरीके के कौन-कौन से ऑर्गन्स का क्या-क्या फंक्शन है। तो चलिए एक-एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे नोज़। तो नोज़ जो होती है, सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, वो काम क्या है? एयर को इन्हेल करना। अब एयर को इन्हेल करने का काम किसका है? सबको पता है कि वो काम हमारी नोज़ का होता है। तो जो नोज़ होती है, नोज़ का काम है एयर को इन्हेल करना। एयर जो है हमारी, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेज़ेंट है। ये एनवायरनमेंट हमारा ईज़िली हमको पता है कि ये जो है, उसमें डस्ट होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीज़ें भी होती हैं जो हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो क्या होता है कि एयर को हम एज़ इट इज़ अपनी नोज़ से इन्हेल करते हैं, ठीक है? इनटेक करते हैं उसको। हमारी नोज़ के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट होते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं, बिल्कुल इनका काम क्या होता है, ये बिल्कुल ब्रशर की तरह होते हैं। ब्रश का काम क्या होता है? डस्ट को बाहर निकालना। इसी तरीके से जो हेयर्स हैं, इनका काम क्या है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं, जो उनको क्या करती है, वो कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद जैसे एयर थोड़ा-सा और अंदर मूव करती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा म्यूकस प्रेज़ेंट होता है। ये म्यूकस का काम क्या होता है, जितना बैक्टीरियाज़ होते हैं, जितने वायरसेस होते हैं, उनको क्या करती है, स्टिक कर लेती है और स्टिक करके वहीं पे डाइजेस्ट करके खत्म कर देती है, ठीक है? तो अब एयर क्या हो गई, हमारी बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो गई। अब धीरे-धीरे ये एयर कहाँ जाती है, हमारे थ्रोट तक जाती है। ठीक है? थ्रोट यानी कि हमारा जो हम बोल सकते हैं पैसेज होता है हमारे एयर का, यानी कि हमारा लैरिंक्स एंड फेरिंक्स, ठीक है? फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। तो यहाँ पर हमारा जो है एयर मूव होते हुए कहाँ जाती है हमारी, जस्ट हमारी जाती है लैरिंक्स, जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि जिनका काम क्या होता है साउंड को निकालना, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारे ट्रैकिया तक जाती है। ट्रैकिया में क्या होता है कि जो सी रिंग्स प्रेज़ेंट होते हैं, ये इसलिए प्रेज़ेंट होते हैं ताकि हमारी ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है? तो ये सी जो रिंग्स होते हैं, अगर कोई पूछे कि ये इन सी रिंग्स का क्या काम होता है ट्रैकिया में, तो ये इसलिए होते हैं ताकि हमारी ट्रैकिया आपस में कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है? उससे उसके बाद एयर मूव होते हुए हमारे ब्रोंकाई तक जाती है, ब्रोंकाई से फिर ये हमारे लंग्स में पहुँचती है, लंग्स में हमारे कहाँ पर ये जो एल्वेओलाई प्रेज़ेंट होते हैं, एल्वेओलाई में वहाँ पर हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये ऑल ओवर जो पैसेज आपने अभी देखा, ठीक है? ये पैसेज क्या है, हमारे एयर को हमारी नोज़ से होते हुए हमारे लंग्स तक यानी हमारे एल्वेओलाई तक पहुँचाने का काम है, ठीक है? तो ये हमारा पूरा ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो एक साथ मिलके इस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो आई होप आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ईज़िली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन। अभी तक जो हमने पिछली स्लाइड में देखा उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस को पढ़ा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा था। अभी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजीली और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक ऑर्गन को बहुत ही डीपली पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शंस करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले आता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स हमें पता है नॉस्ट्रल्स का काम क्या होता है, एयर को हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराना, ठीक है? बहुत ईज़िली था। नेक्स्ट नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी का काम क्या है, जो एयर हमारे अंदर हमारी नोज़ में जा रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट से है और हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी प्योर नहीं होता है। इसमें इट मीन्स कि जो हमारी एयर है वो भी इम्प्योर है। तो नेज़ल कैविटी का काम क्या है, वहाँ पे हेयर्स प्रेज़ेंट होते हैं, सीलिया प्रेज़ेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे एयर को प्यूरिफ़ाई करते हैं, हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, जर्म फ्री बनाते हैं, बैक्टीरियल फ्री बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओरल कैविटी। हम ओरल कैविटी का काम क्या होता है, फूड को एंटर कराना, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरिंक्स। फेरिंक्स का काम क्या है, ये एक चैनल बनाता है हमारी एयर को, एयर का पैसेज बनाता है, एयर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको वे देने के लिए, या एयर वे, इसको हम इजीली कह सकते हैं कि ये एयर वे होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास
एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? कीप फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे, मतलब हमारी ट्रैकिया के अंदर फूड की एंट्री को ये रोकता है। कैसे रोकता है? उस हमारी ट्रैकिया को ऊपर से कवर करके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, और जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हम हर सॉलोइंग में, मतलब जितनी बार भी हम खाने के बोलस पार्ट को निगलते हैं, उतनी बार क्या होता है, ये ट्रैकिया ये जो होता है वो एपिग्लॉटिस से ढक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लैरिंक्स। लैरिंक्स का काम क्या है? लैरिंक्स जो होता है वो हमारा वोकल कॉर्ड्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्पीच प्रोडक्शन में, मतलब हमारी जो साउंड प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम क्या है? ये एक तरीके से चैनल की तरह वर्क करता है और ये 2 तरीके से हमारा डिवाइड हो जाता है, जो कि राइट लंग बनाता है और लेफ्ट लंग बनाता है। उसके बाद लंग्स में अगर हम पढ़ते हैं, तो लंग्स में क्या होता है, हमारा प्यूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? तो जो हमारी आउटर वाली होती है, आउटर हमारी होती है पैराइटल, ठीक है? पैराइटल कवरिंग। अंदर वाली होती है हमारी विसरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में आप लोग को स्पेस दिखाई दे रहा होगा। इस स्पेस के अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड फिल होता है। ठीक है। कौन सा फ्लूइड होता है? हमारा प्लूरल फ्लूइड फिल रहता है। ये फ्लूइड का काम क्या होता है? ये हमारे लंग्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा राइट प्राइमरी ब्रोंकस, मतलब कि हमारा जो ब्रोंकस है वो 2 तरीके से, देखिए दिख रहा है आपको, 2 तरीके से डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट में, इसीलिए ये 2 तरीके से लंग्स को भी बना रहा है। लंग्स क्या होता है? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो लंग्स है वो हमारा राइट एंड लेफ्ट रहता है। राइट वाला होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है इन कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिब्स। रिब्स का काम क्या है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? डायफॉर्म में, डायफॉर्म जो होती है हमारी, सॉरी डायफॉर्म कह रही हूँ, जो रिब्स है, रिब्स के बिटवीन दी जो होती है वो क्या होती है? हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स क्या करती हैं? जब कभी भी हम एयर को इनहेल करते हैं और हमारा जो लंग्स है वो अब वो क्या करता है, वो सांस लेने में बढ़ता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है। तो उस इंक्रीज में क्या होता है, ये जो मसल्स होती हैं ये भी बढ़ती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बढ़ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? एक तरीके से मूवमेंट करती हैं। जब कभी भी हम सांस क्या करते हैं, हम अपने ऑक्सीजन को इनटेक एंड उसको एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, ये एक तरीके से मूवमेंट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा डायफॉर्म, जिसका काम क्या होता है? हमारे लंग्स को पंप करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर लंग्स। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज जो होता है वो हमारे लंग्स के अंदर ही होता है। फिर आता है हमारा एल्वेलाई। लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअल साइट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज के। तो आई होप आपको सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स की अच्छे से फिजियोलॉजी समझ आ गई होगी इस डायग्राम में। तो इजीली आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में दी हुई हैं। आपको इजीली सारे फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आप इजीली उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको अपने पॉइंट्स पे याद कर सकते हैं। ओके। Okay, students, now we have process of respiration, and in process of respiration we have two things. But firstly we have study that the average respiratory rate is 12 to 15 breath per minute, मतलब कि जो हमारी average respiratory rate है, मतलब humans में, वो कितनी होती है? 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 12 से 15 ब्रीथ 1 मिनट में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जो हमारी इंटरकोस्टल मसल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिब्स हैं, उन रिब्स के बीच में जो होती है एक मसल प्रेजेंट होती है, और जिस मसल का काम क्या होता है, जब कभी भी हम ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करते हैं तो लंग्स हमारे क्या करते हैं, वो हमारे मूव करते हैं टुवर्ड्स आउटर साइड, बाहर की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। तो उनको स्पेस देने के लिए जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये क्या करती है, ये मूव करती हैं। ठीक है। तो इनके मूव करने की वजह से एक स्पेस क्रिएट होता है, और ये स्पेस जो होता है वो लंग्स को क्या करता है, स्पेस देता है, ताकि वो आगे की तरफ बढ़ सके, और मतलब जितनी भी ऑक्सीजन हम चाहते हैं उतनी ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में फिल हो सके। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल।
इसमें देखिए क्या है, एलिवेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, जो हमारा स्टर्नम और रिब्स है वो क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं बाहर की तरफ। इंक्रीज फ्रंट एंड बैक डायमेंशन टू थोरेसिक कैविटी। देन उसके बाद क्या होता है कि लोअर एयर प्रेशर इन लंग्स, हमारे जो लंग्स में एयर का प्रेशर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एयर मूव्स इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर इजिली मूव कर जाती है। नाउ अगर हम बात करते हैं पाथवे ऑफ एयर की, एयर का पाथवे किस तरीके से है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। आप सभी को अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको ईज़िली दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लंग्स, देखिए येलो कलर के जो आपके एरोज़ हैं, वो किस तरीके से पहली वाली जो इमेज है उसमें दिखा रहे हैं कि बाहर की तरफ है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन जो एयर है उसको इन्हेल कर रहे हैं, ठीक है? इन्हेल करने की वजह से लंग्स का साइज़ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से रिब्स की जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या करती हैं, वो बढ़ती हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी इमेज है उसमें देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, एयर को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, लंग्स जो होता है वो हमारा अंदर की तरफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से क्या होता है, हम एयर को इन्हेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस किस पाथवे से होती है, तो आइए हम इस पाथवे को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नेज़ल कैविटीज़ जो होती हैं, उसमें क्या होता है, एयर जाता है हमारा, देन फेरिंग्स में ये जाता है, उसके बाद ट्रैकिया में आता है, फिर प्राइमरी जो ब्रोंकाई होती हैं, जो लेफ्ट और राइट होती हैं, वहाँ पर हमारी एयर जाती है। देन सेकेंडरी ब्रोंकाइज़ जो होती है, ये फर्दर डिवाइड रहती हैं, इसमें जाती है। फिर आपकी टर्शरी जो ब्रोंकाइज़ होती हैं, उसके अंदर आपकी एयर मूव करती है, देन ब्रोंकियोल्स में जाती है, और लास्टली कहाँ पर जाती है एयर, हमारी एल्वेलाई में जाती है, जो कि एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, जो आपको आपके डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये पूरी प्रोसेस के ही हेल्प से हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है? तो ये पूरी रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से होती है, ये इसी पैसेज के थ्रू होती है। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। कंट्रोल सेंटर इन दी ब्रेन स्टेम, मतलब कि जो रेस्पिरेशन, हम जिस रेस्पिरेशन की अभी तक बात करते आ रहे हैं, ये रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से कंट्रोल कैसे होता है, इसे कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे इजीली आंसर हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। मतलब कि हम कहेंगे कि फिजिकली तो हम ये देखते हैं कि एयर को हम पूरी तरीके से नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं, और देन हम उसको एल्वेलाई तक लेके जाते हैं। लेकिन इन पूरी प्रोसेस को अगर हम देखें कि कौन कंट्रोल कर रहा है ये, तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो ब्रेन स्टेम, यानी हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। देखिए, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम जो है वो हमारे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे जो होता है वो क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है पूरा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। नाउ एक एक करके हम देखते हैं इसको। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर फाउंड इन पोन एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो दो जगह हमारे प्रेजेंट रहते हैं, एक तो पोन्स में, एंड हमारा क्या कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। काम क्या है इनका, कंट्रोल ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्रीथिंग को जो है ये कंट्रोल करेंगे। और ब्रीथिंग क्या है, सिंपली हमारी एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये हमारी ब्रीथिंग है, ठीक है? और रेस्पिरेशन देखिए अलग है, रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, वो हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है हमारे टिश्यू एंड हमारे ब्लड में, ठीक है? वो हमारा रेस्पिरेशन है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रीथिंग जो है सिंपली हम कह सकते हैं एक्सपायरेशन एंड इनहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम बोल सकते हैं। और जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, वो हमारा गैसेस एक्सचेंज है। तो दोनों में डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एडजस्ट द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मतलब कि हमारी बॉडी में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, उस तरीके को ये उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब ये लेवल्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बहुत ईजिली आराम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकली वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल होगा वो हमारी बॉडी में क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है?
लेकिन अगर हम यही कहें कि अगर हम रनिंग करके आ रहे हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इन्हीं दोनों को, यानी इन्हीं लेवल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है, यानी पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करते हैं। नाउ हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम सेंड सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। हमारा जो हाइपोथैलेमस है और जो लिम्बिक सिस्टम होता है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ सिग्नल्स को जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल तक लेकर जाते हैं, ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीमो रिसेप्टर्स इन द ब्रेन स्टेम एंड आर्टरीज मॉनिटर पीएच, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो मतलब केमिकल एंड रिसेप्टर्स, जो हमारे केमिकली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, केमिकल के मतलब हम कहेंगे कि केमिकल के अंडर आते ही ये क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में पीएच को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेगस नर्व्स। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, कई बार कोई स्मोक कर रहा होता है तो उसकी स्मेल हमको आती है, तो ब्रेन क्या कर रहा है, उस चीज़ को सिग्नल देके बता रहा है कि नहीं, ये जो एयर है वो आपकी डस्ट पूरी जो है वो डस्ट फ्री एयर नहीं है। तो ये जो सिग्नल्स जो आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये वेगस नर्व जो होता है ये ट्रांसमिट करता है। तो वेगस नर्व ट्रांसमिट सिग्नल to the respiratory center when irritated by smoke, dust, noxious fume, etc. ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स जो होता है, ये क्या करता है, ये हमारे लंग्स को ओवर इन्फ्लेटिंग होने से बचाता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हम एयर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम एयर को अपने लंग्स के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स जो है ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है ना। नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल दो तरीके से होते हैं जो ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री क्या है, जो हमारे अंडर कंट्रोल रहता है, और इनवॉलेंट्री हमारे अंडर कंट्रोल नहीं रहता है। तो हम रेस्पिरेशन देखिए, जब कभी भी हम सांस लेते हैं तो सांस को थोड़ी देर के लिए तो हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हमारे अंदर होता है। ठीक है, वेरी लिमिटेड वॉलेंट्री कंट्रोल एग्जिस्ट, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, बहुत देर के लिए हम सांस को नहीं रोक सकते हैं। इमरजेंसी केसेस में ही हम अपने सांस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो आई होप कि आपको कंट्रोल सेंटर जो है, कंट्रोल सेंटर इन दी ब्रेन स्टेम, पूरा आपको किस तरीके से ये रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। ओके, चलिए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है मेजर्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें दो तरीके से आता है। देखिए, पहले आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जो कि हमारे वॉल्यूम्स होते हैं और स्पायरोमीटर से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ सेकंड आता है हमारा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, वैल्यूज डिटरमाइंड बाय एडिंग टू और मोर ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऐड रहते हैं, उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो चलिए एक-एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में, तो आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी से डिनोट करते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये हमारा 500 ml जो होती है इसकी कैपेसिटी होती है, इसका वॉल्यूम का जो कैपेसिटी होती है, एंड अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड विद ईच ब्रीथ अंडर रेस्टिंग कंडीशन। जब कभी भी हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे इनहेल होता है और एक्सहेल होता है, तो वो अमाउंट जो होता है वो हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, जो कि 500 ml होता है। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, amount of air that can be inhaled during forced breathing in addition to resting tidal volume। ठीक है, तो जो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये फोर्स्ड ब्रीदिंग जो है, मतलब फोर्सली हम ब्रीथ करते हैं या इनहेल करते हैं जिस एयर को, वो एयर क्या है, हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो ये क्या होती है, 3000 से हमारी 3300 ml तक रहती है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जस्ट इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होगा, हम एक्सहेल करते हैं, मतलब हम अपनी सांस को क्या करते हैं, बाहर की तरफ फोर्स करके निकालेंगे। तो ये हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये हमारा 1000 से
1200 तक रहता है, 1200 ml तक रहता है। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्स एक्सहेलेशन। अब क्या होता है कि अगर हम एक्सहेलेशन करते हैं, वो भी फोर्सफुली करते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में कहीं न कहीं थोड़ा-सा अमाउंट एयर का रहता है। तो वो कितना अमाउंट रहता है, वो हमारा 1200 ml रहता है। नाउ अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ पे। तो इसमें सबसे पहले आता है वाइटल कैपेसिटी, जो कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट ब्रीथ, यानी सबसे जो डीपेस्ट ब्रीथ लेने के बाद जो हमारे रहता है, तो ये कितना रहता है हमारा, इसमें हम अपनी वाइटल कैपेसिटी को टाइडल वॉल्यूम जितना है उसमें, और इंस्पायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे, तो जो अमाउंट निकल के आता है वो हमारा वाइटल कैपेसिटी का होता है, जो कि कितना होता है 4500 से 5000 ml रहता है। नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है और हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा। इन दोनों का एडिशन जो होता है वो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रहती है। नाउ फंक्शनल रेज़िडुअल कैपेसिटी क्या है? ये हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारा जो रेज़िडुअल वॉल्यूम होता है, इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा फंक्शनल रेज़िडुअल कैपेसिटी बाहर निकल के आता है। नाउ नेक्स्ट आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो कि हमारी कितनी होती है, ये हमारी रहती है 5700 से 6200 ml तक, ठीक है? तो ये कितनी रहती है, और ये हमारी एडल्ट्स में कितनी है हमारी, ये 2690 से लेकर 3600 ml तक रहती है, ठीक है? तो ये इस तरीके से मैंने आपको फॉर एडल्ट एंड फॉर जूनियर्स में बता दिया। और ये किस तरीके से होता है, जो हमारा वाइटल जो कैपेसिटी है, ठीक है? वाइटल कैपेसिटी और जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम है, सॉरी रेज़िडुअल वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बाहर निकल कर आती है। तो इस तरीके से देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये आपके जो नॉर्मल जो वॉल्यूम रहेंगे, और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या है, जब हम वॉल्यूम्स को ऐड ऑन कर देते हैं तो उससे जो निकल के आता है वो हमारा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ होता है। तो दोनों में डिफरेंस ईज़िली आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। मतलब कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो चलिए इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है कि जो ऑक्सीजन, यानी कि इट इन्वॉल्व इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। Thus the prime function of respiration is gases exchange। मतलब कि हमारे रेस्पिरेशन का जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है, गैस को एक्सचेंज करना, गैसेस का एक्सचेंज करना। किस तरीके से, ऑक्सीजन का इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है? तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस होती है ये दो तरीके से होती है। कौन सी प्रोसेस, यानी कि जो हमारी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलर स्पेस एंड कैपिलरीज, एंड सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। यानी कि गैस एक्सचेंज जो होती है वो हमारे एल्वेलर में और हमारी ब्लड कैपिलरीज में किस तरीके से होती है, और दूसरा जो है वो हमारे टिश्यू में किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो वाया ब्लड पहुंचती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो शेयर की है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किस तरीके से हमारी बॉडी में होता है। तो चलिए देखते हैं। Fresh air entering the lungs carries oxygen to the alveoli. The amount of gas in air or of gas dissolved in a fluid can be expressed as partial pressure, which is measured in millimeters of mercury. The partial pressure of oxygen in the air within the alveoli is 104 millimeters of mercury. Carbon dioxide that enters the alveoli from the blood causes the carbon dioxide concentration in the air of the alveoli to be 40 millimeters of mercury. Carbon dioxide is continually removed from the alveoli as air is expired. Blood coming from the heart at the arterial ends of the pulmonary capillaries has a partial pressure of oxygen, or PO2, of 40 and a PCO2 of 45.
Therefore, oxygen diffuses from the air in the alveoli into the blood, and carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli because of these differences in partial pressures. Oxygen and carbon dioxide diffuse until there is no difference in partial pressure in the air and the blood. At this point, there is no more net movement of O2 or CO2. Therefore, at the venous ends of the pulmonary capillaries, the PO2 in the blood and alveoli is 104, and the PCO2 in the blood and alveoli is 40. Some oxygen was removed from the blood to nourish lung tissue. Therefore, the PO2 in arterial blood leaving the heart is 95. Oxygen diffuses out of the arterial ends of tissue capillaries into the tissue fluid, then into the cells, and carbon dioxide diffuses out of the cells into the tissue fluid, then into the blood because of differences in partial pressures. At the venous ends of tissue capillaries, the PO2 in the blood is equal to the PO2 in the tissue fluid, and the PCO2 in the blood is equal to the PCO2 in the tissue fluid, resulting in no more net movement of O2 or CO2. The blood now carries the O2 and CO2 to the lungs. In the body, all of these exchanges occur simultaneously. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जैसे कि वीडियो को देखा, इस वीडियो में आपने ये चीज़ अच्छे से नोटिस की होगी कि जो हमारे एल्वेलाई हैं वो किस तरीके से फ्रेश एयर से यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारी जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। देखिए, हमने आज तक सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते आए हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमारा हमेशा प्योर ब्लड को कंटेन करती हैं, और जो वीनस होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो क्या करती है, वो हमारे इम्प्योर ब्लड को लेती हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन एक अलग है, एक्सेप्शनल है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आर्टरीज जो है वो क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रही हैं, और जो वेन्स हैं हमारी वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो आर्टरी है वो हमारा इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है और हमारी वेन्स जो है वो प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के साथ में मिक्स होता है और हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और ये हमारा वहाँ से पास होता हुआ हमारे कहाँ तक आता है, टिश्यूज़ तक आता है। जहाँ पर टिश्यूज़ क्या होती हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को सेंड कर देती हैं और उनसे क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं फॉर फर्दर यूज़, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहती है और रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज इस तरीके से हमारी ऑल ओवर बॉडी में होता रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ओके, हमने अभी जो बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज हमारे एल्वेलाई और हमारे वेन्स में किस तरीके से हो रहा है, उसको हम और अच्छे से और डीपली क्लोजली समझ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी में होता है। Transport of respiratory gases by blood. In human beings, the circulatory system comprises of blood, blood vessels, and the heart. Blood flows through the blood vessels and helps in the transport of respiratory gases, that is, transport of oxygen into the cells and passage of carbon dioxide out of the cells. Lungs are the respiratory organs. The first step in the transport of oxygen is the absorption of the inhaled oxygen by sacs, called alveoli, present in the lungs. The oxygen is then taken up by the blood flowing through the capillaries attached to the walls of alveoli. Oxygen is carried by the red blood cells present in the blood. From here, blood transports oxygen to every single cell of the body. Similarly,
Carbon dioxide released by the cells is carried by blood back to the alveoli in the lungs. From here, it is exhaled out of the body. Other things like nutrients obtained from the digested food, hormones, enzymes, etc., are also transported to all parts of the body through blood. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारी जो एल्वेओलाई हैं वो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड तक किस तरीके से पहुंचाती हैं, और ये ब्लड ऑल ओवर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू तक लेकर जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। आई होप कि आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक पर ना होगा। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।